What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टाइल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज है 7 मार्च। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है बहुत शानदार रहने वाला है। बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। एडिटोरियल के साथ साथ में पूरा न्यूज एनालिसिस भी कवर करूंगा। तो जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सारी चीजें हम लोग एक एक कर कवर करेंगे और आप लोग की एक कंप्लीट स्टडी आप लोगों को देखने को मिलेगी। 2 क्वेश्चन भी होंगे आंसर राइटिंग के। इसी के साथ में आप लोगों से प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन पूछूंगा। आप लोगों से यहाँ पर कुछ इंग्लिश की भी बात करूंगा, इनके कुछ वोकैबुलरी भी आप लोगों को सिखाऊंगा जो कि आप लोगों को आंसर राइटिंग और एस्से राइटिंग में भी हेल्प करती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। और जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे और कुछ मैप की लोकेशन भी देखेंगे जिससे आप लोगों का मैप वाला पोर्शन भी साथ साथ में तैयार होगा। और कुछ ऐसे फैक्ट्स और फिगर होंगे जिनको आप लोगों को प्रीलिम्स में भी यूज कर सकते हैं और इसी के साथ में आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो यानी कि बहुत सारी चीजें मैं यहां पर कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, टकटकी लगाकर। जहां पर भी डाउट होगा उसको पूछ लीजिएगा। और इससे पहले आप लोग वीडियो के अंदर गुम हो जाएं, थम्स अप जरूर देना ताकि आप लोग जो भी चीजें आप लोग देख रहे हैं उससे मुझे एक फीडबैक मिल जाए कि हाँ आप लोगों ने क्या कैसे सीखा है। थंबनेल पर जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं इसके बारे में भी बात करूंगा और फिर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले यहां पर एक छोटी सी मोटिवेशनल कोट है जो कि आप लोग की लाइफ को थोड़ा सा तो इंप्रूव करने की कोशिश जरूर करेगी। बोला क्या गया है? बोला गया है कि इफ यू वांट टू मेक ए डिफरेंस, यानी कि जहां पर आप लोग रह रहे हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि यहां पर एक डिफरेंस क्रिएट हो जाए उस सोसाइटी के अंदर में, तो यू हैव टू मेक डिफिकल्ट चॉइसेस फर्स्ट। यानी कि आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने नॉर्मली फील भी किया होगा और डेली फील करते होंगे कई सारे स्टूडेंट, तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देख रहे होंगे कि सुबह को उठते हैं और शाम को बेड पर चले जाते हैं, तो उसके बीच में जो भी टाइम यूटिलाइज करते हैं कई बार आप लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, यार पता नहीं जिंदगी ऐसी चल रही है, पता नहीं ऐसी चलती रहेगी क्या, कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा है, यार जिंदगी में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। अगर कोई वेट घटाने की कोशिश कर रहा है तो वो डेली रेगुलर ये बोलता है मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। कोई ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता है, डेली रेगुलर ये बोल रहा है मेरे से ज्यादा पढ़ा क्यों नहीं जा रहा है। तो कई सारी ऐसी आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी। पर सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो है चॉइसेस। आप लोग पूरे दिन में जो भी चॉइस अपने पास में रखते हैं वो डिसाइड करती है कि आप लोगों का डे कैसा होने वाला है। आप लोग सुबह को उठ गए तुरंत आप लोगों ने अलार्म बजा और बंद करा, 5 मिनट और सो लेते हैं। 5 मिनट में कौन सा ब्रह्मांड का ज्ञान होने वाला है ये तो बताओ जरा मुझे। कुछ नहीं होने वाला है। अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि हाँ कोई नहीं, थोड़ी देर में उठ जाएंगे। अपनी बॉडी को अपने एक तरीके से आप लोगों का जो माइंड है और जो बॉडी है वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वही कंफर्ट जोन आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग तो बात मुझे ये लगती है, वो अलार्म आप लोगों को किसी ने लगाने के लिए बोला नहीं था, ना मम्मी पापा ने, ना भाई बहन ने, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने, किसी ने आप लोगों ने नहीं बोला कि ये अलार्म लगा लो। आप लोगों ने अपनी मर्जी से लगाया और फिर भी आप लोग नहीं उठे। तो ये देखो, आप लोग खुद की अपनी इज्जत नहीं कर रहे हो। कर रहे हो क्या आप लोग अपनी इज्जत? अपने खुद के द्वारा डिसाइड किए गए काम आप लोग नहीं कर रहे हो। कोई आप लोग को फोर्स नहीं कर रहा है, आप लोग वो काम नहीं कर रहे हो जो खुद ने आप लोगों ने डिसाइड किया है। तो यहां से पता चलता है कि आप लोगों का टारगेट जो है वो बड़ा ही एक छोटा सा तुच्छ सा टारगेट आप लोग लिए बैठे हो, क्योंकि वो टारगेट आप लोगों को अपने ही डिसीजन को इंप्लीमेंट करने में हेल्प नहीं कर रहा है और दूसरों के बोले हुए डिसीजन तो आप लोग क्या इंप्लीमेंट करोगे। तो इसलिए हमेशा कुछ ऐसी चॉइसेस होंगी जो आप लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का काम करेंगे। मान लीजिए आप लोगों को उठने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो अपना सोने का स्पैम जो है उसको ढंग से रखो ना। आप लोग सोने का टाइम टाइम पे रखो, उठने का टाइम टाइम पे रखो। जब दोनों के बीच में आप लोग का मिसमैच रहेगा तो कैसे काम चलेगा? सो रहे हैं 12 बजे और सोच रहे हैं कि सुबह 4 बजे उठ जाएं, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो अपनी बॉडी क्लॉक को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा, तो तभी जाकर चीजें जो है वो आप लोगों को नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। अच्छा, आप में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर हैं जो ये प्रॉब्लम रेगुलर फेस कर रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। देखता हूं कौन कौन ये दिक्कत फेस कर रहे हैं कि डेली सोचते हैं कुछ करना है पर लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो कोशिश करो, अपना टारगेट बना लो। मॉर्निंग में जो वीडियो आती है और फिर इवनिंग में जो वीडियो आती है, इसके बीच में देखो आप लोगों ने अपना टारगेट कितना अचीव किया है। और मैं ये रेगुलर बोलता हूं इसलिए ताकि आप लोगों का हर एक दिन जो है वो इफेक्टिव बने, क्योंकि एक एक दिन से ही पूरा साल बनेगा और एक एक साल से ही पूरी जिंदगी बनेगी। ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक एक ईंट जोड़कर आप लोग अपनी बेसिकली एक पर्टिकुलर आप लोग अपना घर बनाते हो, बिल्कुल ऐसे एक भी ईंट कहीं से निकल गई तो घर जो है वो कमजोर दिखेगा। तो बिल्कुल ऐसे एक एक दिन को भी अगर ढंग से यूटिलाइज नहीं करोगे तो जिंदगी कहां से प्रोडक्टिव होगी मेरे दोस्त, ये तो बता दो एक बार। तो इसको थोड़ा सा सोचना जरूर, जो भी बातें मैंने भी आप लोगों से बोली है। एक मैथ बेस्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा और जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकर जा रहा हूं जापान के अंदर। जापान जो है एक ऐसी कंट्री है जहां पर काफी सारे आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जापान के अंदर यहाँ पर जो आइलैंड की मैं बात कर रहा हूं तो एक आइलैंड है जिसका नाम है यहाँ पर शिकागो, यानी कि शिकागो पर्टिकुलर लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। थोड़ा सा अगर इसको यहाँ पर जूम आउट किया जाए तो आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन देख पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के सामने शिकागो, ठीक है। पड़ोस में आप लोगों को हिरोशिमा भी दिख रहा है यहाँ पर, जहां पर बम वगैरह गिराए गए थे।
नगोया प्रोटोकॉल का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। ये सारी इंपॉर्टेंट है। सेंडाई फ्रेमवर्क आप लोगों को पता है किसके बारे में है? अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। चलिए बताइए, आप लोग बताइए, देखता हूँ किस किस को याद है, वरना आंसर तो फिर कल दे ही दूंगा। और आज वो भी आंसर देखेंगे जो कल मैंने आप लोगों से पूछे थे। तो सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में आप लोग बताइए, ठीक है। तो जापान जो है वो एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया भर के अर्थक्वेक और दुनिया भर की आप लोगों को बाढ़ सुनामी आती हुई नजर आती है, पर लेकिन ये अपने आप को तुरंत फिर से अपनी उसी पोजीशन में लेकर आते हैं, क्योंकि ये इतने सतर्क हो चुके हैं इन चीजों को ले लेकर। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो एरिया है जिसका नाम है शिकागो, तो मैं बेस्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ऊपर सी ऑफ जापान हो गया, इधर येलो सी हो गया, और इधर आएंगे तो ईस्ट चाइना सी हो गया। तो शिकागो वाले एरिया में अभी आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरह का जानवर या फिर जिनावर या फिर इंसान, मतलब क्या बोले, ये तो बीच का हो गया ना तो जानवर है और ना ही ये इंसान है। तो एक ऐसी आकृति देखने को मिली। बोला यह गया कि ये लगभग 300 साल पुरानी एक आकृति है यहाँ पर, जो कि वैज्ञानिकों को हैरान करने वाली है। क्योंकि ये जो मम्मी है, मम्मी क्या होती है, जिसको बेसिकली कई बार ना सिंगवा कर रख देते हैं एक तरीके से बॉडी को। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, यहाँ पर ये इजिप्ट के पिरामिड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वहां पर बहुत सारे मम्मीज रखते हैं, उनको ये मानना है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं लोग, यानी कि एक ताबूत में एक पर्टिकुलर इंसान की बॉडी के साथ में उसके सारे सामान रख देते हैं ताकि उसकी जिंदगी जो है वो आसान बनी रहे। तो सिचुएशन आप लोगों ने देखी होगी। तो यहाँ पर अभी पैसिफिक जो आइलैंड है जिसको मैंने दिखाया अभी आप लोगों को, शिकागो, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा देखने को मिला। इसमें अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इसके दांत भी हैं इंसानों की तरीके से, ठीक है, इसके 2 हाथ हैं इंसानों की तरीके से, इसी के साथ में इसके सर पर थोड़े थोड़े आप लोगों के बाल भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका पूरा एक जबड़ा जो है वो इंसानों की तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर हाफ बॉडी के बारे में बात करें, समझ में आता है चलो यार इंसान कुछ कुछ ऐसे थे और उनकी बॉडी टाइम टू टाइम चेंज होती चलेगी, ढलती चलेगी। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जो सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ऊपर वाला पोर्शन तो आप लोग एक बार को स्पेसिफाई कर पाते हैं, साइंटिस्ट भी समझ में आ रहा है चलो इंसान है, पर लेकिन नीचे वाला पोर्शन जो है वो फिश नुमा आकृति का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा हैरान करने वाला है। ये यहाँ पर बेसिकली दिक्कत क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कि आखिर ऐसा कैसा सिचुएशन यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर सोच रहे हैं कि आखिर ये कहां से क्या सिचुएशन बन गई। तो इंसानी चेहरा और पूंछ के साथ में यहाँ पर 300 साल पुराना यहाँ पर जो ये आकृति मिला है, उसको देखकर सारे साइंटिस्ट हैरान है। देखिए नेचर ना एक अलग ही अपना रोल प्ले करती है, ठीक है, वो इंसानों को हमेशा हैरान करती रहती है। हम लोग कहते हैं नेचर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, पर लेकिन जब नेचर अपने पे आएगी ना, हम सबको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ जाएगा। कहीं सुनामी आएगी, कहीं आप लोगों को अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे, कहीं आप लोग यहाँ पर ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, तो फिर इंसान फिरेंगे भागते हुए। और अभी भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हम लोग को हमारी औकात याद दिला दी जाएगी, यानी कि हम लोग को बता दिया जाएगा कि तुम जितने नगण्य हो उतने ही हो, ज्यादा सर पर मत चढ़ो वरना तो खत्म कर दिए जाओगे। और पास्ट में ऐसा हुआ भी है, दुनिया भर के लोग वाइप आउट हो गए। आप लोगों ने सुना होगा कई सारी सिविलाइजेशन के बारे में कि ये कैसे खत्म हो गई। तो कहीं बोलते हैं बहुत ज्यादा बाढ़ आई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों की, मतलब लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई। तो टाइम टू टाइम पृथ्वी ने ऐसी हरकतें की है जब हम लोगों ने अपने जो है दायरे पार किए हैं। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलते रहती हैं। तो हाँ, हिस्ट्री में अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोगों का होगा तो ये सारी बातें जानने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन के बेस पर आप लोग क्वेश्चन बन सकता है, कम से कम वो आप लोग याद रखिएगा। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, कल को कोई पूछ ले यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिला है तो कहां पर देखने को मिला है, तो आप लोगों को इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये था एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग भी थी और इंपॉर्टेंट भी थी। एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन बन जाए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कई बार बन जाते हैं क्वेश्चन, तो उसके बारे में आप लोग देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ता हूं यहाँ पर, अब बात करते हैं एडिटोरियल के बारे में। एडिटोरियल कौन से हैं? अच्छा, एडिटोरियल से पहले आप लोगों के सामने कोटेशन भी है यहाँ पर, ये जो आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, और यहाँ से आप लोगों को एक मोटिवेशन भी मिलेगा। बोला गया कि मे योर चॉइसेस रिफ्लेक्ट योर होप्स, नॉट योर फियर्स। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग डर रहे होते हैं ना, तो सारी चीजें आप लोगों की डर से निकल के आती है अंदर से, यानी कि हर एक चीज के बारे में बताएंगे, यार मेरी जिंदगी में ना पता नहीं ये क्यों चल रहा है, यार मेरी जिंदगी में ना पता नहीं ये क्यों हो रहा है, ठीक है। कई सारे ये बोलेंगे यार पता नहीं क्या करते हैं, सुबह शाम तक बैठ के पढ़ते हैं पर लेकिन दिमाग में नहीं जाता है कुछ भी, ठीक है। कई सारे ऐसे बोलेंगे कि यार पता नहीं टाइम कैसे निकल जाता है, समझ में नहीं आता है। तो हर एक इंसान के अपने अलग अलग कंसर्न है, पर लेकिन अगर आप लोगों की जो चॉइसेस है ना, उसमें आप लोगों का डर झलक रहा है, ठीक है, ठीक है, तो आप लोग एक तरीके डर रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप लोग का डर नहीं, आप लोग की चॉइस दिखनी चाहिए कि आप लोग ये अचीव करना चाहते हैं कि यार इतना टाइम आज ये अचीव कर देना है, ठीक है, यार आज तो ना ये चैप्टर कंप्लीट कर देना, लक्ष्मीकांत के चैप्टर निपटा देना है। वो वाली चीज अगर आप लोग के अंदर से दिख रही है तो आप लोग रियलिटी में सही डिसीजन ले रहे हैं। और ये बात बोली गई थी नेल्सन मंडेला साहब के द्वारा। तो लीडरशिप क्वालिटी, एथिक्स के बारे में, या फिर कोई भी फियर के बारे में या चॉइसेस के बारे में, आशा के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए कहीं पर भी, एथिक्स के अंदर भी, तो इसको आप लोग बोल सकते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन में बन जाए कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है, तो वो भी आप लोग देखते हैं। और निमत भी आप लोगों से बन जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है।
ये थी बातें। क्वेश्चन इसके बारे में बात करिए, डिटेल में मैंने टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। ये जो कैंपेन है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी आप लोगों को बताना है। अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। और ये ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं ये आंसर कम से कम आप लोग दे सकते हो, क्योंकि टॉपिक सारे पढ़ा रखे हैं। और वीडियो के एंड तक देखिएगा, इनके आंसर हैं आप लोगों को वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक स्कीम भी आप लोगों की कवर करा दूंगा। बात की जा रही है गोबर धन स्कीम के बारे में, ठीक है। तो आंसर बताइए क्या सही आंसर है यहाँ पर? ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा, जो कि आज के डेट में जल शक्ति मिनिस्ट्री के नाम से जानी जाती है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था गोबर धन स्कीम। ये स्कीम का एम ये है कि गांव पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े, ठीक है, वहां पर वेल्थ भी जनरेट हो और एनर्जी भी बेसिकली जनरेट की जा सके। जो भी वेस्ट रहता है कैटल्स का, यानी कि जानवरों का, या फिर जो ऑर्गेनिक यानी कि जो फसल का वेस्ट रहता है उससे। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया 1 and 2 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। कोशिश ये करो अब रेगुलरली कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दो और उनका एनालिसिस करना स्टार्ट कर दो। इससे आप लोगों की पढ़ाई जो है वो एक सही डायरेक्शन में जाएगी। अभी ऐसा टाइम आ गया, ठीक है, यानी कि अपना फोकस आप लोगों का पूरा अच्छे से अपने एग्जाम पर हो जाना चाहिए। कोई भी डाउट अब आप लोगों को उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ये बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूं। ओके, तो यहाँ पर ये थी कुछ बातें। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इनको लेकर क्लैरिटी आई होगी। और जितना चीजों को आप लोग समझ कर आगे बढ़ोगे ना, उतना ही ज्यादा चीजों को आप लोग इंजॉय भी कर पाओगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। इससे बारे में कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। कल मैंने एक आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किया था, हमारे देश के बच्चे जो हैं वो यूक्रेन में पढ़ने क्यों जाते हैं, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। आज का आर्टिकल ये है, अगर हम लोग अपने कंट्री के बच्चों के बारे में बात करें तो कितने सेफ बाहर जाकर फील करते हैं, ठीक है। तो सेफ्टी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो दोनों आर्टिकल को कंबाइन करके डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन ही बन सकते हैं। तो बोला ये जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनकी सेफ्टी जो है वो विदेशों के अंदर होनी चाहिए। तो कई सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग कई सारी बातें यहाँ पर समझ पाएंगे। आज की डेट में अगर बात करें, जैसे कि महात्मा गांधी जी, भीमराव अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी, अमर्त्य सेन, या फिर मनमोहन सिंह जी, ये सारे वो इंडियन हैं जो कि एक काफी बेहतरीन क्लासिकल इंडियन आप लोग इनको बोल सकते हैं, जिन्होंने देश के अंदर कुछ ना कुछ चेंज किया है। और ये सारे के सारे बाहर पढ़कर आए हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए यहाँ पर। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में या तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई कमी है, या फिर हमारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। कुछ ना कुछ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो लोगों को बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए मजबूर करता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों के पास में ऑप्शन है कि आप लोगों को हमारी कंट्री में मान लीजिए आईआईटी या फिर आप लोगों को AIEEE में एडमिशन नहीं मिल रहा है, या फिर कोई भी अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो आप लोग फिर भी इंडिया में किसी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ना स्टार्ट कोशिश करेंगे, या फिर बाहर अगर ऑप्शन मिले तो बाहर जाएंगे। तो आप लोग यस या फिर नो में बताएगा, यानी कि आप लोगों से कोई पूछे आप लोग क्या करेंगे तो आप लोग बताएगा। क्योंकि आज की डेट में इंडिया के अंदर अगर बिफोर पेंडेमिक यानी कि कोविड-19 से पहले की आप लोग बात करें तो 7.5 लाख इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो आज की डेट में विदेशों में पढ़ रहे हैं। 7.5 लाख कम आंकड़ा नहीं होता है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। क्योंकि जब कहीं जाकर आप लोग पढ़ोगे तो वहां पर दुनिया भर की फीस पे करोगे, वहां रहोगे, खाओगे, तो उनकी जीडीपी में सारा पैसा जाएगा। तो टोटल मिलाकर 24 बिलियन जो फॉरेन इकोनॉमीज में हमारी कंट्री की इक्विवेलेंट बात करें तो 1 हमारी % जीडीपी के आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इतना हमारी कंट्री के स्टूडेंट जो हैं वो बाहर खर्च कर रहे हैं। तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि अगर ये सारे स्टूडेंट जो हैं वो इंडिया के अंदर ही रहें और इंडिया के अंदर खर्चा करें और इंडिया के अंदर ही एक ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, तो कितना बड़ा हमारी कंट्री में ये फायदा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है। कोई पूछ ले आप लोगों से हमारे देश के कितने बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए लगभग 7.5 लाख रुपए बिफोर पेंडेमिक। अब पेंडेमिक के बाद में भी चीजें जो है अभी समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे आ रहे हैं, कोई छोड़कर आ गया, कुछ चल रहा है, यूक्रेन वाला इशू बन गया। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा आप लोग याद रखेगा। माना ये जा रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर ये 1.8 मिलियन, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि राइज हो जाएंगे अराउंड 1.8 मिलियन 2024 तक का। तो यानी कि आने वाले टाइम में बच्चों की संख्या जो है वो और ज्यादा यहाँ पर बढ़ने वाली है। इससे और ज्यादा चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि 18 लाख तक यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है कि ये चीजें बढ़ने वाली हैं। और 80 बिलियन हमारी कंट्री से यहाँ पर जो खर्चा होगा बच्चों के द्वारा वो बाहर खर्चा किया जाएगा। तो ये 80 बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूं मैं, रुपये में अगर कन्वर्ट करना है तो 70 से मल्टीप्लाई कर लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कितना ह्यूज मनी है यहाँ पर ये। तो इसके चलते यहाँ पर रीजन खोजने की कोशिश की जा रही है कि सप्लाई कैसी है भाई साहब। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं। जब भी एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप लोगों से कोई कुछ पूछे ना, या एजुकेशन के आप लोग किसी भी चीज के बारे में कोई आप लोगों से पूछे, तो एक बात आप लोग हमेशा माइंड में क्लियर रखेगा कि सारी चीजें डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। ये लेक्चर आप लोगों को लेकर आता हूं, आप लोग की डिमांड है, ठीक है। अगर आप लोग इसको देखना बंद कर देंगे तो मैं इसको लाना बंद कर दूंगा। तो कोई मतलब नहीं रहता है कि जब कोई इंसान
किसान उस चीज को, मतलब ये तो वही बात होगी कि किसान जो है वो अपनी एक पर्टिकुलर सामान को बेचने मार्केट में गया, मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं है, तो वो क्या परेशान होगा, वो वापस आकर छोड़ देगा सारी चीजों को और फिर किसी और काम को देखेगा। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो डिमांड के ऊपर सारी चीजें रहती है, ठीक है। आप लोगों की डिमांड होती है घर वालों से कि हाँ हम लोग को यहाँ पर पढ़ने जाना है, हम लोग को ये खरीदना है, ये खाना है, तो तभी आप लोग के घर वाले आप लोग को पैसा देते हैं कि ठीक है ये देख लो, ठीक है। और उनके हिसाब से जिनकी उनकी बेसिकली एक कैपेसिटी रहती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री एक यंग जनरेशन कंट्री है, मैक्सिमम पॉपुलेशन आप लोगों को जो है एक ऐसी एज में देखने को मिलेगी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, अभी जो जॉब के लिए एक तरीके से ललायत है कि हमको जॉब मिल जाए, पर लेकिन वो चीजें देखने को मिलती है। फिर बहुत सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। तो हमारी कंट्री की अगर बात करें तो 25 के एयर फेयर की एज काफी ज्यादा है, और इंडियन यूनिवर्सिटी जो है वो आप लोगों को नॉर्मली अगर टॉप 100 में भी आसपास देखने को ढंग से नहीं मिलती है कई बार, ठीक है। तो इसके चलते लगता है कि यार बाहर ही जाकर पढ़ लेना चाहिए, अच्छा एजुकेशन सिस्टम रहेगा, और ऊपर से टूर भी बन जाती है कि हाँ लोग ना ये कहेंगे हाँ बाहर विदेश में पढ़ गया लड़का, ठीक है, या लड़की। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। और देखिए वो दूसरा बात, मतलब सेकेंडरी बात है वो कि विदेश में पढ़ गया। रियलिटी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं अपने अच्छे करियर की एक हर एक माता पिता चाहता है कि उनके बच्चों का अच्छा करियर बने, तो वो एक काफी बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन जाता है। और अगर बात करें हमारी गवर्नमेंट ने भी इनको काफी अच्छी चीजों से देखा है। जैसे अभी हमारे बीच में नहीं है सुषमा स्वराज जी, उनके द्वारा बोला गया था कि इंडियन जो है जो बाहर रह रहे हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। तो खुद उनके द्वारा बोला गया ये बात, खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जब यूके की विजिट में गए बोरिस जॉनसन साहब को, तो एक ब्रिज यानी कि लिविंग ब्रिज यानी कि जीता जागता एक पुल है हमारी कंट्री के जो लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, यानी कि दोनों कंट्री के बीच में एक पुल यानी कि कनेक्टिविटी का यानी कि कनेक्शन का काम करते हैं हमारे जो लोग बाहर जाकर रहते हैं। यानी कि आज की डेट में जो हमारे जितने भी लोग जो हैं वो बाहर जाकर रह रहे हैं, वो सारे के सारे आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनका दिल जो है वो इंडिया के लिए धड़क रहा है, और कल को अगर जरूरत है हमारी कंट्री के यानी कि अपनी कंट्री की मदद करने की, तो सारे खड़े मिलेंगे। तो एक तरीके से कनेक्टिविटी का भी काम यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जिनके नाम सुनकर भी कई सारी कंट्री की जीडीपी के जो है धोले हो जाते हैं, उसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा सुंदर पिचाई, सत्या नंडेला। तो ये वो कंपनी के आज के में टॉप पोजीशन पर बैठे हुए हैं जहां आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हाँ ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। सुंदर पिचाई कौन सी कंपनी के सीईओ हैं और सत्या नंडेला कौन सी के, ये आप लोग बता सकते हैं। तो इनसे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कई बार तो ये मानते हैं कि पूरी दुनिया को हमारा देश चला रहा है, ऐसा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये पॉजिटिव भी है, पर लेकिन कई बार ये नेगेटिव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब यहाँ पर यूक्रेन जैसी सिचुएशन बनती है और इसी के साथ में कई बार यहाँ पर ये लगता है कि काश ये लोग अपने देश में होते, काश गूगल, फेसबुक, ये सारी ये इस तरीके की यूट्यूब कंपनी जो है वो अपनी देश की कंपनी होती तो कितना अच्छा रहता। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, अभी यहाँ पर ये बोला गया कि लगभग 6,800 करोड़ रुपए जो है वो यूट्यूब ने क्या किया अभी यहाँ पर हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। पर लेकिन इसका इतना ही पैसा जो है वो यहाँ से उठाकर ले गया है। तो सोचो वो सारा का सारा पैसा जो अपने ही देश में होता तो हमारी कंट्री में कितने सारे लोगों को फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है, और गवर्नमेंट के पास में कितना पैसा आता और गवर्नमेंट उसको कितने शानदार तरीके से यूटिलाइज कर पाती। तो ये सारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है जो काफी अच्छे से काम करती नजर आती। ऐसा नहीं है कि हमारे ही देश के बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, चाइना की यूनिवर्सिटी काफी अच्छी खासी अच्छी है, पर लेकिन चाइना के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो इंडिया तो दूसरे नंबर पर है। और जैसे पॉपुलेशन में इंडिया सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर आता है चाइना के बाद में, ऐसे आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा, दुनिया में आप लोगों ने सुना है पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इंडिया चाइना की, दूसरे नंबर पर इंडिया की है, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है दुनिया में, जरा बताइए तो। पता है आप लोगों को? देखता हूँ किसी को पता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि हम लोगों को किस डायरेक्शन में जाकर क्या क्या काम यहाँ पर करना चाहिए। तो उसके चलते यहाँ पर बातें की जा रही है, यानी कि हमारी कंट्री से बहुत सारे लोग जो है बाहर जा रहे हैं। और इसी के चलते अगर यूके के अंदर आप लोग बात करेंगे, यहाँ पर इनकी करेंसी देखिए, याद रखिएगा, जैसे ये वाला सिंबल होता है डॉलर का, ठीक है, ये वाला है अपनी रुपये का। इसी के साथ में आप लोगों को ये सिंबल देखने को मिलेगा यूरो का। यूरो मतलब जो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है। और ये जो सिंबल आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये सिंबल होता है पाउंड का। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, ठीक है। तो ये बेसिकली यूके के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है कि 28.8 बिलियन रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से जो लोग जो है हायर एजुकेशन लेने यहाँ पर आ रहे हैं। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास में जब इतना पैसा आएगा तो उनका क्वालिटी क्या होगा, लेवल कैसा होगा, शानदार फैसिलिटी होगी उस स्कूल के अंदर में या कॉलेज के अंदर में, और वहां पर शानदार तरीके की फैसिलिटी और फैकल्टी भी, यानी कि जो एक अच्छे इंसान जो एक तरीके से काफी अच्छी लेवल की एजुकेशन ले चुके हैं, पढ़ाने का तरीका जानते हैं, वो वाले सारे जो प्रैक्टिकलिटी को इंप्लीमेंट करते हैं, वो वाले सारे लोग आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए लोग जो है वो बोलते हैं कि कुछ करते हैं कि बाहर जाएं। तो इसी के चलते आप लोगों को यहाँ पर एक कंडीशन देखने को मिलेगी। हमारे देश के कई सारे बच्चे जो हैं अलग अलग देशों में जाते हैं, जैसे अभी यूक्रेन के बारे में तो मैं बातें करूंगा। हमारे कंट्री के काफी सारे बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं, इवन चाइना भी बहुत सारे बच्चे देखने को मिल जाएंगे। मैंने आप लोगों को उस दिन डेटा भी बताया था। सबसे ज्यादा जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो है कनाडा में और यूएसए में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी यूरोप में भी काफी ज्यादा है,
और नॉर्मली देखिए हमारी कंट्री के जो बच्चे हैं वहां पर ज्यादा प्रेफर करते हैं जहां पर पैसा जो है खर्चा थोड़ा कम आए, ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री एक मिडिल क्लास फैमिली अगर कोई बाहर पढ़ाना चाह रहा है तो बेसिक फोकस यहाँ पर पैसे पर रहता है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ये बनती है कि इतना सारा पैसा कहां से आएगा। और मैक्सिमम तो आप लोगों को वो बच्चे देखने को मिलेंगे जो बाहर पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते साथ में जॉब भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर की जो है इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती है कि उनको ये सारी चीजें अफोर्ड करके दे सके। तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। कई सारे तो ऐसे हैं विदेशों में जाकर रहते हैं, पूरा कोर्स कर ही कंप्लीट वापस आते हैं, क्योंकि आने जाने का खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है तो उसके ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो अभी यूक्रेन के अंदर में जो सिचुएशन बनी उसमें से 20,000 के करीब इंडियंस जो हैं वो वापस लाए जा रहे हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों के सामने रहेगा हमारे 2 भारतीय जो यहाँ पर अभी बच्चे हैं उनकी यहाँ पर जान भी चली गई। तो ये काफी एक दर्द भरी घटना आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ होगा, पर लेकिन हो गया है। तो यहाँ पर अभी जो ऑपरेशन गंगा चल रहा है उसके बारे में याद रखिएगा, हम लोग टोटल मिलाकर 16,000 के करीब अपने बच्चे जो हैं वो वहां से निकाल चुके हैं। तो ये काफी बड़ी बात है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर याद रखिएगा, ऑपरेशन गंगा के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया, पर लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन है जिनके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन मैंने यहां पर प्रोवाइड करा रखे हैं। ऑपरेशन गंगा हो गया, ऑपरेशन वंदे भारत किस देश से है, ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु, तो ये सारे आप लोग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग देख लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जब भी आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। इसी के साथ में कल मैंने आप लोगों को यहाँ पर एथिक्स के कुछ क्वेश्चन दिए थे, किस किस ने अटेम्प्ट किए, और वीक में किस किस ने देखिए यहाँ पर जो आप लोग ये वीडियो में लेकर आया था जिसमें आप लोगों के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। देखिए प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत पीछे छूट जाओगे, क्योंकि एक प्रॉपर कंबाइंड स्टडी आप लोगों को लेकर चलनी है, तभी आप लोग सही डायरेक्शन में चीजों को लेकर चल पाओगे, ठीक है। तो ये देखना यहाँ पर। तो इसी के साथ में यहाँ पर एक छोटी सी एक वीडियो और थी यहाँ पर, ये बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस के बारे में थी। तो ये किस किसने देखे हैं, तो मतलब जो भी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ उनको अच्छे से एंजॉय कीजिए, और पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर पीडीएफ आप लोगों को आज शाम तक सारी प्रोवाइड करा दूंगा, जो 1-2 आप लोगों की बची हुई है, और पुरानी भी सारी यहीं पर ही है, और आप लोग जाकर सर्च तो करो इनको, यहीं पर आप लोगों को सारी पीडीएफ मिल जाएगी। इवन सारी वीडियो भी मैंने यहाँ पर पिन कर रखी है, अगर आप लोगों को लगता है कैसे पॉलिटी की भी पीडीएफ सारी यहाँ पर पड़ी है आप लोगों की, और यहाँ पर ये मंथली वीडियो की भी पीडीएफ आप लोगों को सारी मिल जाएगी। यहाँ पर कैसे कैसे तैयारी करनी है, सारा स्टडी जो सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड तो करा रखी है। तो ये स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, जाकर आप लोग देख लेना, और एसएलवी पीडीएफ के नाम से है, जो कि आप लोगों के लिए अच्छा है, जहां पर नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। सारे लिंक जो है वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे, या फिर सर्च भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पर की जा रही कि काफी सारे बच्चों को निकाल पा रहे, पर लेकिन सोमे करके एक जगह है यहाँ पर जहां पर भी कई सारे बच्चे जो हैं वो रुके हुए हैं। तो देखते हैं वहां से कैसे हम लोग चीजों को निकाल के पाते हैं, ठीक है। पर लेकिन अभी जैसा ऑपरेशन हमारे द्वारा चलाया जा रहा है वो सैल्यूट करने वाला है यार। नॉर्मली कई सारे देश जो हैं वो फंसकर खड़े हो गए हैं, वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। कल मैंने जो आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें बोला था कि इंडियन जो स्टूडेंट है वो क्यों प्रेफर कर रहे हैं बाहर जाना। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि रसिया, चाइना, यूक्रेन, इसी के साथ में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फिलीपीन, तो यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन का जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा सस्ता है। हमारी कंट्री में प्राइवेट में अगर कोई करेगा तो 1 करोड़ से ज्यादा पैसा लग जाता है, और यहाँ पर आधा लगभग 30 से 40 में निपट जाता है, आने जाने के खर्चे को और रहने के खर्चे को इंक्लूड करके। तो ये काफी अच्छी बात कर सकते हैं। तो एमबीबीएस डॉक्टर बन गए सस्ते में, तो सस्ता और टिकाऊ एमबीबीएस डॉक्टर बन गया, फिर अपना प्रैक्टिस करो और पैसे कमाओ। और डॉक्टर जो है एक ऐसी फैसिलिटी है यहाँ पर कहीं ना कहीं आजकल में, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक रेस्पेक्ट दिया जाता है, चाहे आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिले कैसा भी डॉक्टर क्यों ना हो, ठीक है। उन्हें कहते हैं कई बार की झोला छाप डॉक्टर है, उसने कुछ कर भी नहीं रखा है और नुक्कड़ चौराहे पे दुकान खोल के बैठ गया है, वो भी उसकी भी दुकान चलती है आज के में, ठीक है, यानी कि वो भी अपनी रोजी रोटी अच्छे से चला पाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे देश में काफी लार्ज स्केल पर एक रेस्पेक्ट भी दी जाती है, जिसके चलते देखने को मिलेगा। और पॉपुलेशन इतनी हमारे देश में जिसके बेस पर यहाँ पर सारी सीट जो है वो बेसिकली यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पाती है, तो इसके चलते बाहर जाना आसान रहता है। हमारी कंट्री में जितने कॉलेजेस हैं और जितनी सीट है उसके कंपेयर में काफी ज्यादा कमी आप लोगों को नजर आएगी। जैसे यहाँ पर जो फॉर्म भरे जाते हैं 16 लाख के द्वारा नीट का फॉर्म भरा गया, 15 लाख पेपर देने के, 8 लाख के करीब लगभग यहाँ पर क्वालिफाइड किए, पर लेकिन सीट कितनी है, ये है 80-88 हजार। तो यहाँ पर ये तो काम चल नहीं पाएगा, तो इसलिए बाहर जाते हैं हमारी कंट्री के बच्चे पढ़ने के लिए। तो ये जरूरी है कि अपनी ही कंट्री में अगर हम लोग चीजों को प्रोवाइड करा दें तो फिर बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो इसी के चलते प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया क्यों ना हम लोग अपने ही स्कूल वगैरह खोल लें, पर लेकिन प्राइवेट को बोला उनके द्वारा प्राइवेट खोल लें। पर लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था कि प्राइवेट वाले उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना गवर्नमेंट और यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आप लोग क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। तो ये पूरा एक आर्टिकल था काफी डिटेल में जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर, ये आर्टिकल जो है ये क्वाड के बारे में है। आप लोगों ने देखा अभी क्वाड की जो मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया था, जब न्यूज एनालिसिस का पोर्शन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। अभी हुआ क्या यहाँ पर, अभी आप लोगों ने देखा इंडिया के ऊपर कई सारे प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी यूक्रेन के मुद्दे पर यहाँ पर यूएन की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मीटिंग हुई
और वहां पर रिजोल्यूशन लाया गया, इंडिया ने उससे एब्सटेन कर दिया। एब्सटेन मतलब हम लोगों ने वोट ही नहीं डाली, हम लोग गए नहीं वोट डालने के लिए, या फिर मोटे मोटे तौर पर बोले तो आप लोग नोटा का बटन दबा दिया, ऐसा बोल सकते हैं। नन ऑफ द अबव, हमें पसंद नहीं आ रहा कोई भी, आथू, ठीक है। तो वाली बातें हैं। दूसरा यहाँ पर देखने को मिला, यूएन जनरल असेंबली के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने सेम काम किया। इसी के साथ में ह्यूमन राइट वाले इशू पर भी हम लोगों ने सेम काम किया, हम लोग एब्सटेन कर गए। तो यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पुराने टाइम पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था नैम, जिसको बोलते थे नॉन अलाइंग मूवमेंट, यानी कि ना तो हम लोग को यूएसए के साथ में जाना है और ना ही हम लोग को यूएसएसआर के साथ में जाना है। यानी कि हमारा मुद्दा ये था कि हम लोग जो है अभी अभी नई नई ताजा पैदा हुई थी, हमारी कंट्री पैदा हुई थी, मतलब अंग्रेजों से गुलाम से छूटी थी तो 1947 में। तो इसके चलते हम लोग को न्यू बोर्न कंट्री बोला जाता है। अगर हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ोगे तो एक शब्द यूज कहता है न्यू बोर्न कंट्री यहाँ पर 1947 के बाद में। तो ऐसी कंट्री जो कि न्यू बोर्न है अभी, तो वो एक गुट बन गया यहाँ पर यूएसए का और एक बन गया यूएसएसआर का, जो कि कोल्ड वॉर के टाइम पर एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो यहाँ पर हमारा ये मन बिल्कुल नहीं था, कतई नहीं था कि हम लोग जाकर एक एक खेमे में बैठ जाएं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, नेम अप्लाई कर दिया। नेम का मतलब है नॉन अलाइन, यानी किसी के साथ में हम लोग अलाइन नहीं करेंगे, किसी के साथ में मिलेंगे नहीं जाकर। तुम अपनी जिंदगी वैसा अपने हिसाब से एंजॉय करो, हमारी जिंदगी हम पे छोड़ दो। तो ये बातें यहाँ पर इंडिया के द्वारा फॉलो करके चलेगी काफी अच्छे से। तो अभी उसी मुद्दे के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आज की डेट में भी हम लोग सेम काम कर रहे हैं। अब ना तो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं ना रशिया का साथ दे रहे हैं, एब्सटेन कर दे रहे हैं, और लेकिन इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर रशिया का फायदा हो जा रहा है, उससे हम लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। तो ये बातें हैं। तो यहाँ पर कहीं पर वोट नहीं डाली तो इंडिया के ऊपर काफी प्रेशर बनाया गया यूएसए के द्वारा भी, और कई सारी बातें यहाँ पर देखने को मिली। अभी मुद्दा यहाँ पर यह है कि एक ग्रुप है जिसका नाम है क्वाड। क्वाड में टोटल 4 कंट्री हैं, एक है इंडिया, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है यूएसए, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है जापान। तो यहाँ पर क्वाड का मतलब होता है 4। तो 4 कंट्री मिलकर ये फोकस करते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक रीजन, इनके जो प्रशांत महासागर है इसके आसपास वाले एरिया में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर जिसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है। और प्रोटेक्शन भी एक बदतमीज इंसान है जिसका नाम है चाइना। तो इसकी बदतमीजी पराकाष्ठा पार कर जाती है, तो उसकी बदतमीजियों से चीजों को छुटाने के लिए ये इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ में है कि अगर ये आए तो इसकी पिटाई की जाए। ये सबको बताया कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया गया। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब क्वाड में मुद्दा चल रहा है काफी बड़ा, यूक्रेन और रशिया वाला। तो क्वाड में यूक्रेन और रशिया वाला मुद्दा लेकर बैठ गए यहाँ पर यूएसए, जापान, ये सब। तो इंडिया ने साफ साफ बोल दिया कि भाई साहब ये क्वाड बनाया किस लिए गया है, पहले तो आप लोग ये देखो, ये इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर यूक्रेन तो आता ही नहीं इंडो पैसिफिक में, तो हम लोग उसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो यानी कि इंडिया जो है वो साथ साथ यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई साहब सही है, आप लोग जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए बना रखी है उसके लिए उसको यूज करो, मिसयूज उसका नहीं होना चाहिए प्लेटफॉर्म। क्योंकि इंडिया के जो बायलैटरल इश्यूज हैं उनको भी हम लोग कभी जाकर कोशिश करते हैं कि यूएन के अलावा कहीं ना उठाएं, ठीक है। तो यूएन तो वहां पर एक प्लेटफॉर्म हो गया। तो इंडिया ने बोल दिया कि या तो यूएन में जाकर आप लोग ये बातें उठाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या मतलब बनता है इनका, यूएनएससी में उठाओ या फिर यूएन के अंदर उठाओ, ये इस पर्टिकुलर क्वाड की मीटिंग में तो कोई मतलब बनता नहीं है। ये बातें इंडिया के द्वारा बोली गई। तो उसी के चलते यहाँ पर ये जो है ये न्यूज में आ गया काफी ज्यादा, जो मीटिंग अभी यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग देखने को मिली थी। क्योंकि हम लोगों ने तीनों की तीनों मीटिंग जो थी उससे हम लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। और काफी कॉम्प्लेक्स भी है यार इंडिया के लिए, क्योंकि हमारे लिए काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अगर बात करें रशिया की, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्यों फालतू में उनके चपेड़े में अपना पैर डाले। और अभी आप लोगों को पता भी है काफी बड़ा मुद्दा चल रहा है जिसके चलते फिर से उसको एक तरीके से देखा जा सकता है। एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का एक कानून है जिसको CATSA बोलते हैं, CAATSA, यानी कि इसको बोलते हैं कार्सा। कार्सा मतलब क्या है, हमारी कंट्री, जैसे कि हमारी कंट्री है तो हमारी कंट्री ने क्या किया, रसिया से लगभग 5.43 बिलियन का हम लोगों ने ये इतना डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके एक पर्टिकुलर सिस्टम खरीदा रसिया से जिसको S-400 बोलते हैं। S-400 क्या है, ये एक तरीका यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम है। कल को हमारे देश के ऊपर अगर कोई अटैक करेगा तो हवा ही हवा में हम लोग मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये सिस्टम हम लोगों ने खरीदा, उसके लिए 5.45 जो रुपी है हम लोग रसिया को पे करने वाले हैं। अब यहाँ पर रुपी नहीं, सॉरी डॉलर। तो यहाँ पर अभी कंडीशन ये है कि यहाँ पर अगर कल को चलकर अभी यहाँ पर रसिया ने जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है तो उसको यहाँ पर स्विफ्ट एग्रीमेंट से निकाला जा रहा है जहां पर पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है, और दूसरी कंट्री भी यहाँ पर व्यापार करना बंद कर रही है। तो आने वाले टाइम में इंडिया की कंडीशन कैसी देखने को मिल सकती है कि इसके ऊपर कार्सा के सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। और ये कैसे लगते हैं, अगर कोई भी अमेरिका का दुश्मन अगर किसी ऐसे इंसान के साथ में यहाँ पर अमेरिका के दोस्त जो है अमेरिका के दुश्मन के साथ में व्यापार करते हैं, जैसे ईरान हो गया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये सारे वो है जो कि अमेरिका अपने दुश्मनी की कैटेगरी में डालता है, और रसिया हो गया। तो यहाँ पर इनके ऊपर जो है दोस्तों के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं। यानी कि आप लोग बोलो कि एक तरीके से अपने दोस्त को कंट्रोल करके रखना कि यार देख इसके साथ में तू बात मत करियो, ठीक है, ये ना दुश्मन है मेरा, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वही बातें यहाँ पर है, पर लेकिन हम लोग एक इंडिपेंडेंट कंट्री है यार, एक सोवरन देश है, एक संप्रभुता है हमारी, हम लोग अपने डिसीजन अपने आप ले सकते हैं। हमारा एक संविधान बनाया हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट वालों ने, मतलब एक तरीके से हमारे फ्रीडम फाइटर ने, ठीक है। तो एक प्रॉपर अपनी जान की आहुति देकर उनके द्वारा यहाँ पर अपनी जो बेसिक
बेसिकली लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद में हमारा संविधान बन के सामने आया। तो हम लोग अपने डिसीजन अपने देश के लिए लेंगे, हम लोग ये थोड़ा ना कि उनके हिसाब से यहाँ पर काम करेंगे। तो इसलिए हम लोग इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं और रशिया से हम लोगों ने सिस्टम खरीदा भी। तो अभी बात की जा रही है क्या यहाँ पर जो कार्ड सके सैंक्शन इंडिया के ऊपर लगाए जा सकते हैं। इंडिया को यहाँ पर अगर कार्ड सके सैंक्शन लग जाते हैं कल को और यूएस से बोल दे कि हमारा डॉलर यूज करना बंद कर देना, तो इंडिया के लिए ये वाली कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इंडिया थोड़ा सा घबराता भी है कि इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे इशू क्रिएट हो जाएंगे। वैसे इकोनॉमी जो है वो ज्यादा अच्छी चल नहीं रही है, बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो वाली चीजें हैं। तो आगे आने वाले टाइम में देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये बातें की जा रही है, ठीक है। बेसिक है यहाँ पर जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं और इनडायरेक्ट में भी, तो कई सारी बातें आप लोगों को बेसिक कम से कम पता होनी चाहिए। यहां से कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बन सकता है। अभी यहां पर बात करें क्वाड या फिर यहां पर G7 या फिर G20 किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं। जैसे सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जा रहा है क्वाड के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन में, ताकि चाइना के ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी कम हो जाए। ऐसे B3 यहां पर जिसको बोलते हैं बिल्ड बैक बेटर, ये टारगेट रखा गया G7 कंट्रीज का। पार्टनरशिप करेंगे यहाँ पर, तो ये भी ऑल ओवर वर्ल्ड में चाइना के जो इनिशिएटिव है उसको ठंडे बस्ते में पहुंचाने की काम करेंगे। G20 जो है वो भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यानी कि चाइना जो आज के डेट में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के ऊपर अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर ये उसका ऑल्टरनेटिव खोज रहे हैं सारी, ठीक है। तो यहाँ पर B3W के बारे में जो मैंने बात की, बिल्ड बैक बेटर यानी कि BBB, तो इसी के चलते यहाँ पर इसमें डिजिटल कनेक्टिविटी, क्लाइमेट, हेल्थ, जेंडर इक्वलिटी, इन सब के बारे में बात की जाएगी और ढांचागत विकास किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिलकर यहाँ पर काम करेंगे कि इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा आएगा। तो यहाँ पर क्वाड ये काम कर रहे हैं। क्वाड एक ऐसा ग्रुप है जिसके बारे में सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था, पता है आप लोगों को? काफी इंपोर्टेंट है। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे साहब, उनके द्वारा बोला गया था कि क्वाड जैसा एक ग्रुप होना चाहिए, उसमें काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, मौज करेंगे सारे, ठीक है। तो वहां से ये चीजें आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई। मालाबार एक्सरसाइज जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में थी, उसमें सारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो मालाबार एक्सरसाइज के बारे में याद रखिएगा। लास्ट वाली एक्सरसाइज कहां पर हुई थी मालाबार का एडिशन, ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है जब भी यहां पर ये बातें आती हैं, ठीक है। तो बेसिक चीजें जो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर ये बात करें नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में। नॉर्ड स्ट्रीम एक ऐसी गैस पाइपलाइन है जो कि यहाँ पर रशिया से चलती है और बेसिकली यूरोप के अंदर पहुंचती है, और यूरोप में भी मेनली जर्मनी के अंदर में। तो इसके बारे में आप लोग याद रखें, यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो गैस पाइपलाइन है यहाँ पर, ये रशिया से चलकर कहां पर पहुंच रही है, ये पहुंच रही है जर्मनी के अंदर में। और यहाँ पर रशिया जो है वो गैस का भंडार है, और जर्मनी जो है वो चाहता है, आज के में जर्मनी क्या पूरा यहाँ पर बेसिकली यूरोप चाहता है कि वो किसी न किसी तरीके से जो आज के में चीजें बढ़ रही हैं, खासकर जो इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, उसको ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ पर क्या करे, गैस का इस्तेमाल करे, ना कि डीजल और पेट्रोल, इन सब चीजों का, कोयले का। तो इसके चलते यहाँ पर ये बच रहे थे। यूएसए के द्वारा बोला गया यहाँ पर इसको भी सैंक्शन लगाने के लिए, इसको बंद करने के लिए, नॉर्ड स्ट्रीम 2, जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गई है। तो यहाँ पर जैसे उसने बोला था कि अगर रशिया अटैक करेगा, ये यूएसए ने बोला था अगर रशिया अटैक करेगा यूक्रेन के ऊपर तो ये गैस पाइपलाइन बंद कर दी जाएगी। तो वही हुआ यहाँ पर, अभी रशिया के द्वारा अटैक किया गया यूक्रेन के ऊपर, और जर्मनी ने खुद बोल दिया कि वो यहाँ पर इस गैस पाइपलाइन को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो अभी ये जो गैस पाइपलाइन है वो ठंडे बस्ते में चलेगी यहाँ पर। हालांकि स्टार्टिंग में जर्मनी जो है और यूरोप जो है वो रिलेक्टेंट हो रहे थे रशिया जो यूएसए इंपोज की बात कर रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन इनका यहाँ पर पूरा होता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, कहां से होती आती है यहाँ पर, तो बाल्टिक सी आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहां से होती आती है गैस पाइपलाइन और पहुंचती है कहां पर, ये पहुंचती है जर्मनी के अंदर में, ठीक है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 दो है यहाँ पर, ये एक नॉर्ड स्ट्रीम 1 और एक नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो अभी नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में बात करें तो रशिया से यूरोप की गैस सप्लाई जो है वो काफी अच्छी यहाँ पर हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगी। तो आने वाले टाइम में अगर इसमें कोई दिक्कत पड़ती है तो काफी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आएगी। नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में यहाँ पर ये बोला गया कि ये आने वाले टाइम में लगभग 55 बिलियन जो क्यूबिक मीटर है गैस पर ईयर यहाँ पर सप्लाई करेगी, यानी कि काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा यूरोपियन कंट्रीज को। पर लेकिन अगर यहाँ पर ये सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं की गई और यहाँ पर ये रुक रुक कर चलने लगी तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी। तो दोनों को मिलाकर साथ में लेकर चलने की बात की गई कि कैसे कैसे यहाँ पर चीजों को इंप्लीमेंट करना है, ताकि सारी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल की जा सके इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कुछ पूछने के मिल जाए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये है बेसिकली वेयरबोर्ग, ठीक है। तो वेयरबोर्ग से लेके यहाँ पर ये है बेसिकली जर्मनी के अंदर जो जाएगी, इसको बोलते हैं यहाँ पर गैरिफिसवर्ल्ड। इसी के साथ में यहाँ पर दूसरा यहाँ पर यूएसटी लुगा, ठीक है। तो यहाँ से जाएगी ये सेकंड वाली, यानी कि दोनों अलग अलग लोकेशन से यहाँ पर, पहले वाली अलग से जा रही है रशिया से और दूसरे वाली अलग से जा रही है, पर लेकिन जा रही है दोनों जर्मनी के अंदर यहाँ पर। तो ये कनेक्टिविटी जो बनाई जा रही है फिर जर्मनी के अंदर से यहाँ पर ऑल ओवर यूरोप के अंदर में गैस को सप्लाई कर दिया जाएगा। तो नॉर्ड स्ट्रीम से आज की डेट में यहाँ पर कई सारी जो बेसिकली ये फायदा उठा रही है, यानी कई सारे एरिया में यहाँ पर फायदा देखने को मिल रहा है अगर बात करेंगे यूरोप के अंदर में।
जैसे यहाँ पर अगर बात करें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के थ्रू यहाँ पर जो कंट्रीज हैं, रसिया हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, जर्मनी हो गया, या फिर टेरिटोरियल वाटर रसिया, डेनमार्क और जर्मनी का, यहाँ पर आप लोगों को चीजें कनेक्टिविटी की देखने को मिलेगी। और जर्मनी जो है यहाँ पर वो कनेक्ट कर रही है यहाँ पर जैसे ओपीएल यानी कि बाल्टिक सी पाइपलाइन, जो बाल्टिक सी मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, इसी के साथ में नॉर्थ यूरोपियन पाइपलाइन और कनेक्ट कर रही है यूरोपियन ग्रिड के साथ में, ताकि यूरोप के अंदर इन चीजों को सप्लाई किया जा सके। तो ये काफी बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर होने वाला है। पर लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे यहाँ पर ये पाइपलाइन न्यूज में आई तो इसके ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाने की बात की गई। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर यह कि पाइपलाइन जो अब तक जो यूरोप के अंदर पैसा जो यहाँ पर गैस जा रही है वो यूक्रेन के थ्रू होता हुआ आ रहा है, और यूक्रेन के थ्रू अगर कहीं जाता है तो बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता है उस कंट्री को। यानी कल को चलकर अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया से होकर जाना स्टार्ट कर दोगे तो वो आप लोगों से पैसा मांगेगा कि भाई साहब इतना पैसा मुझे भी देना पड़ेगा। तो इसी का फायदा कई सारी कंट्रीज उठाती हैं। अगर बात करें आज के डेट में, जैसे इजिप्ट कैनाल के लिए बात कर लीजिए, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इजिप्ट को बहुत ज्यादा फायदा होता है रेवेन्यू का। जो भी वहां से निकलते हैं वो चुंगी देकर जाते हैं, यानी एक तरीके से टैक्स देकर जाते हैं यहाँ पर कंट्रीज को, उससे बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। और अभी उसके प्राइस भी बढ़ाने की बात उनके द्वारा की गई इजिप्ट कैनाल के, क्योंकि रीजन क्या था? रीजन यहाँ पर यह था कि उनको लग रहा है कि अच्छा खासा मौका है तो पैसा कमा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा व्यापार आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये है यहाँ पर, तो यूक्रेन को उसकी वजह से लगभग 2 बिलियन का लॉस हुआ जब यहाँ पर ये गैस पाइपलाइन बनाने की बात की गई। तो यूक्रेन ने भी बोला कि इसका क्या किया जाए, हालांकि जर्मनी ने बोला था कि टेंशन मत लेना, तुम्हारी कुछ भरपाई हम लोग कर देंगे, कुछ पैसा हम लोग तुम्हें प्रोवाइड करा देंगे। तो जर्मनी ने ये बोला था, पर लेकिन अब तो कहानी खत्म होगी ना, तो कहानी पलट गई यहाँ पर जब ये सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आई। ये किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा कि रसिया अटैक करेगा और ये सारी सिचुएशन निकल कर आएगी। तो अब तो सारी चीजें साइड में होगी, अब तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं रहेगी ना यहाँ पे, जिस तरीके की कंडीशन यहाँ पर बन गई है। तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने सब कुछ यहाँ पर चेंज करके रख दिया प्रेजेंट टाइम पर। अब यूरोप को दिक्कत है अलग से, और ये सारी चीजें, तो इंपैक्ट काफी ज्यादा पड़ने वाला है आने वाले टाइम में। यूएसए ने काफी, अगर आज के में देखिए एक इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोग को और बता देता हूं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। रसिया और जो यूएसए है उसमें एक रस्साकसी चलती रहती है बेसिकली, किसको लेकर? ये गैस को लेकर और ऑयल को लेकर। रसिया जो है वो हमेशा ये चाहता है, ओपेक कंट्री का पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्री है, तो यहाँ पर ओपीईसी, तो ये जो कंट्री है रसिया इसमें ओपेक प्लस के अंदर में आता है, यानी कि ओपेक में अगर प्लस ऐड करते हैं तो रसिया आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वो कंट्री है जो कि डिसाइड करते हैं क्रूड ऑयल का प्राइस क्या रहना चाहिए। रसिया मैक्सिमम टाइम ये डिसाइड करता है क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो डाउन रहना चाहिए, कच्चे तेल का प्राइस जो है वो डाउन रहना चाहिए। रीजन उसका यह है कि अगर कच्चे तेल का प्राइस बढ़ गया तो लोग जो है वो गैस खरीदना स्टार्ट कर देंगे काफी लार्ज स्केल पर। और गैस में जो यहाँ पर अगर बात करें यूएसए का काफी बड़ा हाथ है यहाँ पर, तो उसकी गैस जो है वो मार्केट में रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगी काफी लार्ज स्केल पर तेल को। तो इसकी वजह से यूएसए को काफी फायदा होगा, क्योंकि आज की डेट में भी अगर बात करें यूएसए जो है एक काफी बड़ा भंडार है इन सब चीजों का। तो यही मुद्दा यहाँ पर रहता है कि रसिया कई बार यहाँ पर जो प्राइस है उसका डाउन रखने की कोशिश करते हैं, और इसके चलते यहाँ पर रसिया का व्यापार भी अच्छा खासा चलता रहता है। तो इसके चलते ओपेक कंट्री कई बार रसिया से चिड़ी भी रहती है, ठीक है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं। एनर्जी के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो आज के दिन में हर एक कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आप लोग खुद भी याद रखिएगा, 85% हमारी कंट्री का जो क्रूड ऑयल है ना, हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और 55% जो है वो है बेसिकली लगभग गैस, वो हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो यानी कि हमारी कंट्री जो है वो काफी हद तक डिपेंडेंट है यहाँ पर इन सब रीजन के ऊपर में, कई सारे अफ्रीका वाले देश के, इवन वेनेजुला एक ऐसी कंट्री जहां से काफी ज्यादा चीजें यहाँ से खरीदी जाती हैं। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं है और ये नहीं बोल सकती भाई साहब हमारा किससे कोई वास्ता नहीं है, हम अपनी जिंदगी को अकेले अपने हिसाब से एंजॉय करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि एक दूसरे के साथ में मिलकर रहें, एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करें। तो इसीलिए यहाँ पर अगर रसिया के ऊपर यहाँ पर ये प्रतिबंध लग रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर भी, नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में क्या क्या कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन को दूर करते हुए चले गए यार, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं और आप लोग बोलते हो यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में डाउट नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा आर्टिकल क्या बेसिकली किताब के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक किताब है जो कि अफगानिस्तान के बारे में लिखी गई है। और कॉमरेड मूवी देखी आप लोगों ने, यहाँ पर बात की द कॉमरेड एंड मुगलास, ठीक है, मुगल्स जो एक तरीके से हो सकते थे, मुल्लास, सॉरी मुगल बोलो, मुल्लास, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से यहाँ पर ये किताब का नाम है, और किताब को जो लिखने वाले हैं यहाँ पर वही राइटर जो है यहाँ पर बेसिकली इस आर्टिकल को लिख रहे हैं। तो अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं इसको, तो ये लगभग 600 की किताब आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है कि क्या चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर और जियो पॉलिटिक्स के अंदर, तो ये बातें बोली गई है। पर लेकिन आज की डेट में अगर आप लोग बात करें अफगानिस्तान के अंदर, खस्ता हो गई है अफगानिस्तान की हालत खस्ता क्यों हो गई है, क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान के पास में पैसा नहीं है बिल्कुल भी। और यूएसए ने लगभग 7 बिलियन रुपीस ऐसा था जो कि यहाँ पर अफगानिस्तान के नाम पर रख रखा था कि अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा या फिर सिचुएशन को सुधारने की कोशिश की जाएगी। उसमें से 3.5 बिलियन जो रुपीस है यहाँ पर ये
वो यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो यहाँ पर इतने डॉलर रुपीज हैं जो यहाँ पर जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब, उनके द्वारा अपने ही देश के उन लोगों को दे दिए जिनके ऊपर अटैक किया गया था ओसामा बिन लादेन के द्वारा, जिसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा इशू बना था और जिसी के चलते यहाँ पर उसके पीछे भागते भागते ये अफगानिस्तान में आ गए थे। अफगानिस्तान से उस टाइम पर ओसामा बिन लादेन माना जा रहा था कि अफगानिस्तान में रह रहा है। यूएसए ने बोला कि ओसामा बिन लादेन को हमको दे दो भाई, हमको दे दो, हम उसको मार मोर के यहाँ से चले जाएंगे। तालिबान ने बोला कि नहीं देंगे, यानी कि बिल्कुल ऐसे हो गया। कल को प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो कहीं जा रहे हैं और रिक्शा वाले को बोल रहे हैं, रिक्शा वाले भाई वहां चलेगा, रिक्शा वाले कहते हैं अभी हम बिजी हैं, ठीक है। तो वो वाली चीजें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यही बातें देखने को मिली। तो भाई साहब यूएसए को छुआ गया, मतलब गुस्सा आ गया, उसने क्या किया, आकर बैठ गया यहाँ पर सर पे। पर लेकिन उसका बैठना कोई काम नहीं आया यहाँ पर। ये 2001 के लगभग में आया और 2021 में यहाँ से चला गया। तालिबान को रिप्लेस किया 20 साल तक और फिर तालिबान के हाथ में पावर देकर चला गया। तो ये तो नाक रगड़ने वाली बात होगी। कई बार सुना होगा एक वर्ड यूज किया था कि थूक कर चाट लेना, तो ये तो वही वाली बात कर दी यूएसए ने। ये कंडीशन आप लोगों को इसकी देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते यहाँ पर अफगानिस्तान के बारे में कई सारे ऐसे इश्यूज यहाँ पर बार बार सामने निकल कर आते हैं। तो उसी के ऊपर यहाँ पर इनके द्वारा किताब लिखी गई है। पहले तो चढ़ा दिया चने के झाड़ पर अफगानिस्तान को सबने कि भाई साहब सही है, यूएसए को भगा दो, कितने ताकतवर तुम हो गए। वही चाइना वही पाकिस्तान उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं आज के में। तो इससे एक अंदाजा आप लोग ये लगा सकते हैं कि कंडीशन जो है वो काफी खराब है ऑल ओवर वर्ल्ड में। जब इन सिचुएशन की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर तालिबान की खस्ता तो और भी ज्यादा हालत हो गई है इन सब चीजों के चक्कर में। तो अभी यहाँ पर बेसिक ये चीजें मैंने आप लोगों को जो बताई हैं, ये कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में भी आप लोगों से पूछ ली जाती है इंटरव्यू के अंदर भी, ठीक है। तो इनको थोड़ा याद रखिएगा। देखिए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ना, वो कहते हैं कि इनिशियल से लेकर फाइनल तक लेकर चलोगे तभी सिलेक्शन होगा। आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर लो, मेंस की ना करो, मेंस की तैयारी कर लो, इंटरव्यू की ना करो, तो ऐसा नहीं होता है। और जबकि चीजें सारी वैसे आती है। अफगानिस्तान का इशू ढंग से कवर कर लिया, कल को कोई आप लोगों से पूछ रहा है अगर आप लोगों से इंटरव्यू भी, तो उसको वहां पर भी एक्सप्लेन कर दो। लिखने के लिए आ गया वहां पर एक्सप्लेन कर दो। आप लोगों से प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहां पर लिख दो उसको, मतलब एक तरीके से अटेम्प्ट कर लो। तो टॉपिक को इस तरीके से तैयार करो कि उसकी चोटी से लेकर जड़ तक सारी चीजें तैयार हो जाएं, ना कि आधा कर लिया आधा छोड़ दिया। ये आधा आधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए होनी चाहिए इस तरीके से होनी चाहिए सारी चीजें, ताकि प्रॉपर वे में आप लोग चीजों को लेकर चल सको, ठीक है। तो ये पूरा एक आर्टिकल था यहाँ पर जिसके बारे में एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को बताया और कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एक यहाँ पर पर्टिकुलर जो आप लोग का पेज आता है जिसको बोलते हैं आप लोग बेसिकली आज के में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, उस पर यहाँ पर एक आर्टिकल छपा हुआ है। इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा, जिसके बारे में हालांकि नोट्स जो है मैं पहले भी आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। अभी क्या हुआ और क्यों ये न्यूज में आ गया उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये है वी डैम इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो वी डैम इंस्टीट्यूट, जिसको वी डैम इंस्टीट्यूट या फिर यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर इसको बोलते हैं बेसिकली वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कैसी कैसी डेमोक्रेसी है, कैसा कैसा आज के में दुनिया के अंदर में एक सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर डेमोक्रेसी क्या होती है, जब जनता का जनता के लिए जनता का द्वारा शासन, ये डेमोक्रेसी बोलते हैं। और अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा बड़ी ही प्यारी सी सस्ती सी डेफिनेशन यहाँ पर दे दी गई थी कि डेमोक्रेसी होगी। अभी यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूशन है ये क्या करता है, ये रैंकिंग निकालता है कि डेमोक्रेसी कैसी कैसी है। तो हमारी कंट्री जो है यहाँ पर उसमें उसके द्वारा इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी बोला गया है। ऑटोक्रेसी मतलब एक पर्टिकुलर एक सिस्टम का एक रूल करना, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ऑटोक्रेट बोला गया यहाँ पर, हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी नहीं रही है, तो ये कंडीशन यहाँ पर बोली गई। तो इसके चलते हमारी कंट्री के बारे में काफी सारी बातें जो हैं वो न्यूज में यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर ये कई सारी बातें बोलते हैं, एक तो जैसे इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी बोल दिया, इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी बोल दिया, ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं, ठीक है। क्लोज ऑटोक्रेसी बोल दिया, जैसे थाईलैंड के बारे में। इंडिया को बोलते हैं यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी। हमारी पहले इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी थी, अभी यहाँ पर इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी यहाँ पर इसके द्वारा बोल दिया गया। तो जैसी सिचुएशन यहाँ पर चली, रीजन क्या है, आर्टिकल 370 इंप्लीमेंट करना, किसानों के प्रोटेस्ट को ध्यान में न देना, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो है इतना प्रोटेस्ट होना, फिर भी उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना। तो ये सारे ऐसे इश्यूज इसमें बोला गया कि हमारी कंट्री में पत्रकार जो है वो ढंग से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, उसके बारे में बातें करना। तो इसलिए हमारी कंट्री जो है आज के डेट में एक इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी के दर्जे में यहाँ पर रख दी गई है। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। कई सारे लोगों पर आप लोगों ने देखा होगा, अभी आर्टिकल में मैंने डिस्कस भी किए थे कि अनलॉफुल एक्टिविटी यानी कि यूएपीए के चार्जेस यहाँ पर लगा दिए, जिसको अनलॉफुल एक्टिविटी यानी प्रिवेंशन एक्ट बोलते हैं ना, जो कि 1967 का कानून है, वो आप लोगों के ऊपर लगा दिए गए कई बार, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए के बारे में आप लोगों से पढ़ाया था। अगर आप लोग अपनी एनजीओ चलाना चाहते हैं तो बाहर से कई बार कंट्रीब्यूशन आता है कि ठीक है तुम अच्छा काम कर रहे हो, ये लो भाई पैसा, ठीक है। तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए कई सारों के, ठीक है। कई सारे उनके कैंसिल कर दिए जो बेसिकली रजिस्ट्रेशन थे। हालांकि कई सारी एनजीओ जो है वो गलत तरीके से काम कर रही थी, तो सही भी बोल सकते हैं आप लोग पर, लेकिन फिर भी एक सोल्यूशन खोजना चाहिए था। देशद्रोह का चार्ज लगाया जा रहा है लोगों के ऊपर, डेफेमेशन के चार्ज लगाए जा रहे हैं, टेररिज्म की एक्टिविटी के तहत उनको बताया जा रहा है, जबकि देश के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। और केसेस जो सारे निकल के आ रहे हैं वो वहां पर बेसिकली आप लोगों को नजर आएगा
कि कहीं ना कहीं सारे छूट भी जा रहे हैं बाद में। इवन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसके बारे में बातें की गई थी कि यार तुम ये कर क्या रहे हो, इसके बारे में बताओ तो सही। तो कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं जिनके ऊपर यहाँ पर हमारी कंट्री की जो रैंक है वो काफी नीचे यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर एक हमारी कंट्री नहीं, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो यहाँ पर इस हरकत में आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन अगर बन जाए तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहना। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप लोगों से बताई है। यहाँ पर क्या क्या है, अगर मैंने आप लोगों से कुछ और बातें करूं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इनके द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स में लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और क्लोज्ड ऑटोक्रेसी के बेस पर इनको डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर 179 कंट्री में यहाँ पर इनके द्वारा ये बातें देखने को मिली, ठीक है। जिसके चलते यहाँ पर जो कंडीशन है मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर में, अभी आप लोगों ने देखा म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी थी, वहां पर कहानी खत्म हो गई, ठीक है। इसी के चलते कई सारे अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वहां पर आप लोगों को तख्ता पलट किया जा रहा है, इनकी कू किया जा रहा है, तो वो कंडीशन आप लोग देखते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है दुनिया में घटी है, ऐसा बोला गया है। तो डेमोक्रेसी जो है उस साइड में हुई है आज के में, ऐसा बोला जा रहा है। जहां पर पहले डेमोक्रेसी थी वहां पर आज के में ऑटोक्रेसी आती जा रही है, या तो आर्मी रूल कर रही है या फिर एक ही गवर्नमेंट ऐसी यूज करिए जो कि सत्ता पर काबिज हो गई है। जैसे रशिया के प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि आने वाले टाइम तक वो लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। चाइना के प्रेसिडेंट भी सेम बातें बोल रहे हैं, ऐसा कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बस यही यहाँ पर रूल करने के लिए आए हैं। तो ये माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर ये कुछ मुद्दे हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ बातें की गई थी, मुझे नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन आप लोग होगा, तो इसके बारे में आप लोग एक अच्छा सा आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों से प्रीवियस क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर न्यूज एनालिसिस के अंदर में एक काफी इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है ऑपरेशन गंगा के बारे में, जो मैंने भी आप लोगों को बताया यूक्रेन से अपने स्टूडेंट्स को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा यहाँ पर चलाया गया। तो ऑपरेशन गंगा में यहाँ पर अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ये बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री ने कई सारे विदेशियों के बच्चों को भी हेल्प की जा रही है। तो हमारी कंट्री की जो साख है वो बढ़ी है, अभी फिलहाल अपनी कंट्री के लोगों को हम लोग निकाल पा रहे हैं और विदेशों के लोग जो है विदेशों से जो उनकी जो गवर्नमेंट है वो नहीं निकाल पा रही है। कई सारी वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी, वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान के बच्चे चिल्ला रहे हैं, मतलब वो बोल रहे हैं कि हमको निकाल लो, पाकिस्तान की एम्बेसी को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, वहां से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं आज की डेट में कि सिचुएशन कैसी है। और ऊपर से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ पर जो इमरान खान साहब जाए और इससे से पैसा मांगने पहुंच गए यहाँ पर लड़ाई के दौर में। तो यूक्रेन जो है वो कैसे यहाँ पर अलाउ करेगा, तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। तो कंडीशन कई सारी खराब है यहाँ पर, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आप लोग यहाँ पर याद रखेगा वो यहाँ पर ये है कि आज की डेट में यूरोप के अंदर बड़ी एक दुर्घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। दुर्घटनाएं मतलब यानी कि काले और जो गोरे का भेद यहाँ पर किया जा रहा है, ये बातें बोली जा रही है, जो कि एक गलत बात है यहाँ पर। यानी कि अगर कोई यहाँ पर इंडियन हो गया, अफ्रीकन हो गया, उनको वहां से अगर निकालने की बात की जाए तो पहले वो व्हाइट लोगों को निकाल रहे हैं। व्हाइट लोग मतलब जो कि आज के डेट में ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं आप लोग मोटे मोटे तौर पर जिसको बोला जाए तो वो लोग जो कि यहाँ पर कलर में व्हाइट है और जिनको ये मानता है कि उन्होंने दुनिया के ऊपर रूल किया है। तो ये रेसिज्म देखने को मिलेगा। कई सारी जो वेस्टर्न वर्ल्ड की मीडिया है उनके द्वारा भी ये बातें बोली गई हैं, बार बार रिपीट की गई हैं कि तो हमारे ही जैसे लोग हैं, तो हमारे ही लोग हैं, इनको सपोर्ट करना चाहिए। यानी कि आज के दिन में म्यांमार में क्या हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कितने सारे लोग मारे गए, क्या हो गया, सारी चीजें जो भी सिचुएशन चल रही है, ठीक है। कल को चलकर सीरिया में कितने सारे लोग मारे गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। चाइना के अंदर जिंजियान वाले रीजन में दुनिया भर के लोग मारे जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर ये लोगों को काले गोरे देख रहे हैं, काले गोरे लोग देख रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान जो है वो इंसान होता है। मतलब वो एक वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो हमेशा अपने फायदे के बारे में बात करते हैं और ये ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिनका अभी घिनौना चेहरा सामने निकल कर भी आ गया इन मुद्दों को लेकर। तो रेसिज्म यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर कई बार जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर कि हाँ गोरे वालों को पहले निकालो, ठीक है, या फिर उनको ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कराओ, उनको मरने से बचाओ, बाकी जो मर रहा है उसको मरने दो। तो ये सिचुएशन गलत है यहाँ पर। खासकर ऐसे जो लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में पाठ पढ़ाते हैं वो लोग जब ऐसी हरकतें करने लगे तो ये कहीं ना कहीं एक दायरा पार होने लगता है, ठीक है। ये बातें हैं यार। ये वाला इंसिडेंट मुझे बहुत ही एक तरीके से मतलब अंदर से दुखी होती है जब ऐसे इंसिडेंट देखता हूं। कई बार ऐसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि जवान जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई, एक दूसरे के द्वारा फायर कर दिया गया। अभी एक ऐसी ही वीडियो में सुन रहा था, वहां पर एक पर्टिकुलर जवान जिसने अपने दोस्तों को मार दिया, तो उसमें ये बोला कि उसको इतनी गंदी गंदी गालियां देते थे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ सीनियर्स होते हैं कॉलेज में, ये स्कूल्स में, वो क्या करते हैं जूनियर्स की मजाक उड़ाते हैं। तो उसके चलते उसकी वाइफ के ऊपर कमेंट किया था कई बार उल्टी सीधी कि तुम क्या कर लोगे, नहीं कई बार कि तुम तो नपुंसक हो, तुम तो औरत जैसे दिखते हो, ठीक है, तुम्हारे बस की तो कुछ है ही नहीं है। तो कई सारे ऐसे रहते हैं जो फिजिकली ज्यादा फिट नहीं होते हैं, ठीक है, पर लेकिन जैसे तैसे करके बेचारे मेहनत करके चले जाते हैं वहां पर। तो वहां पर फिर उनके मजाक उड़ाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कई सारी जगह, तो वो इतना फ्रस्ट्रेशन पे पहुंच जाते हैं कि वो सामने वाले को गोली तक मार देते हैं। उनको पता है इसके बाद में जिंदगी बर्बाद होने वाली है, पर अगर रेगुलरली उनको इस तरीके से टॉर्चर किया जाएगा तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। उनका मेंटल जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और ऐसे स्टेप उठाते हैं। तो कई बार सोते सोते अपने दोस्तों के ऊपर गोली चला दी गई। तो ऐसे इंसिडेंट यहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं, जो कि ये बात करते हैं कि एक काउंसिल वगैरह भी होनी चाहिए। आप लोगों को याद होगा एक सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी जिसको चौपाल बोला गया था। तो उसमें ये बोला गया था कि बड़े बड़े
जो भी ऑफिसर्स है और नीचे जो छोटे ऑफिसर्स है सबको मिलाकर बात की जाएगी और सॉल्यूशन निकाला जाएगा अगर कोई भी दिक्कत देखने को मिलती है। तो ऐसे ऐसे कई सारे इश्यूज आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो ये इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जरूरी है यार, ऐसी हरकतें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अगर बीएसएफ के बारे में आप लोगों से बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पर, अगर इसी फोर्स के अंदर में दिक्कत हो जाएगी तो हमारी सिक्योरिटी जो है वो कितने खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। तो इसलिए बीएसएफ के लिए जरूरी हो जाते हैं यहाँ पर कि सिचुएशन को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चला जाए। और यहाँ पर जब ये न्यूज आती है तो कहीं ना कहीं एक अंदर से मोरल भी डाउन होता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर, तो बीएसएफ का जो मोटो है वो है ड्यूटी ऑन टू डेथ, यानी कि एक तरीके से लास्ट सांस तक यहाँ पर ड्यूटी करेंगे। 1965 में 1965 के टाइम पर बनाई गई थी। आज के डेट में लगभग आप लोगों को 2,65,000 के करीब इसके अंदर पर्सनल देखने को मिलेंगे। और ये पता है किसके अंदर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आती है। पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में याद रखिएगा, ये आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर देखने को मिलेगी। और हमारी कंट्री में एक एक्ट लेकर आया गया था जिसको बोलते हैं बीएसएफ, बेसिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये एक्ट है 1968 का, यानी कि स्टैट्यूटरी लॉ पास करके यहां पर इसको बनाया गया। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो बीएसएफ जो है वो जैसे सीएपीएफ जो है हमारी कंट्री में एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाता है इसको बोलते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, तो उसके अंदर देखने को मिलेगा। और सारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आप लोग यहाँ पर आती हुई नजर आती है। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कल को अगर कुछ भी हो तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। होम मिनिस्ट्री के अंडर में आ रही तो क्या मतलब हो गया कि हमारी कंट्री के जो यहाँ पर होम मिनिस्टर है यानी कि अमित शाह जी जो है उसके अंडर में यहाँ पर ये आ गई, ठीक है। इसके आज के में डायरेक्टर जनरल कौन है ये आप लोगों को बताना है। बाकी यहाँ पर इंडो चाइना बॉर्डर और सॉरी एक बात और यार, देखो मौसम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा थोड़ा सा गर्मी आनी स्टार्ट हो रही है, तो कोशिश करना थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इससे क्या होता है यहाँ पर अब आप लोगों की हेल्थ जो है गड़बड़ाने लगती है और एग्जाम पास में आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हेल्थ गड़बड़ा गई तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख के चलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, मैंने भी आप लोगों को यहाँ पर कई बार इसके बारे में बताया। तो उसी के बारे में है कि एलजीबीटी कम्युनिटी के जो रिलेटेड यहाँ पर बच्चे हैं उनको किस तरीके से लेकर आप लोगों को चलना है, तो ये ध्यान रखना है। एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर जैसे लेस्बियन हो गया, ठीक है, जब लड़कियां आपस में फिजिकल रिलेशन बनाती हैं, गे जब लड़के आपस में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, इसी के साथ में यहाँ पर बाइसेक्सुअल हो गया, ठीक है, यानी कि दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लड़का हो चाहे लड़की, फिजिकल रिलेशन बनाने हैं। ट्रांसजेंडर हो गया यहाँ पर जो किन्नर जिनको बोलते हैं, और क्वीर विचित्र जानवरों के साथ में भी कई बार बोला जाता है कि रिलेशनशिप बनाते हैं, अलग ही तरीका, मतलब सबके देखा अपने अपने फीलिंग रहती है जो भी है, उसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। पर लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह कि अगर किसी की ऐसी फीलिंग है किसी को लेकर और वो खुश है उस चीज को लेकर, एक लड़का लड़का एक लड़की लड़की आपस में शादी कर रहे हैं, तो उसमें अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जिंदगी जो सही चल रही है, तो हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले उनकी जिंदगी के बीच में। इसके चलते हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर जजमेंट भी आया, क्या कई सारे जजमेंट में आप लोगों को बता देता हूं जिसके बारे में याद रखिएगा। एक है नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो ये दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन था 2009 का, जिसके चलते यहाँ पर क्या किया गया था, जो एलजीबीटी कम्युनिटी के खिलाफ जो भी यहाँ पर एक्शन लिए जाते थे, ठीक है, तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा शांति में डाल दिया, ठंडे बस्ते में, कि उनके बेधिकार है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर केस आया यहाँ पर 2013 में, तो फिर यहाँ पर कोसाल जजमेंट जिसको बोला गया, फिर से यहाँ पर चीजें जो है वो खतरे में पड़ गई। फिर यहाँ पर एक तरीके से कुछ नहीं, आरोप वगैरह अगर कुछ हरकतें करें तो उनके ऊपर एक तरीके से चार्ज लगाया जा सकता है। सबसे बड़ा जो आप लोग याद रखिएगा वो ये है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बना दो। थर्ड जेंडर मतलब यानी कि वो जेंडर जो कि यहाँ पर मेल और फीमेल के बाद में फॉर्म में आप लोगों को दिखाई देगा, इनको अधिकार दो, यहाँ पर फंडामेंटल राइट इनको दो। तो राइट टू जेंडर आइडेंटिटी यहाँ पर इनकी निकल कर आई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये केस है, याद रखेगा। केस पुत्ता स्वामी केस या फिर पुत्ता स्वामी केस, ये राइट टू प्राइवेसी निकाल कर लेकर आया आर्टिकल 21 से। बहुत ही शानदार आप लोग इसको बोल सकते हैं। नवतेज सिंह जोहर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, सेक्शन 377 के बारे में हम लोगों ने कई बार बात की है, ठीक है। तो उसका जो केस है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग, इसका नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं नवतेज सिंह जोहर। क्या हो गया? तो ये आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछ ले कोई तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नवतेज सिंह जोहर जो है यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज कर दिया सेक्शन 377, ठीक है। यानी कि अगर कोई जो है इस तरीके से यानी कि अपना फिजिकल रिलेशन बना रही सब चीजें, इनके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटी लगती थी, वो नहीं लगेगी। तो ये सारे केस में से कोई ना कोई केस टाइम टू टाइम आप लोगों से पूछा जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर इसको समझोगे तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी दे पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक पर्टिकुलर न्यूज में यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड काफी ज्यादा स्पॉट किया गया है। कहां पर? यह है हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कहां पर है? पंजाब के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में याद रखते हैं।
आज के डेट में टोटल मिलाकर 49 के करीब हमारे देश में जो रामसर साइट हो चुकी है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके चलते कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो रामसर साइट जो है, ये रामसर कन्वेंशन आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि ईरान के नाम पर यहाँ पर इसका नाम रखा गया, और आज के डेट में हम लोग इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक पर्टिकुलर ट्रायल की जा रही है हमारे देश के अंदर में, काफी अच्छा देखने को मिला कि लोकली मेड जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, अब तक बाहर से हम लोग लेकर आते थे, अब अपने ही देश से बना रहे हैं यहाँ पर। तो एक अच्छी बात है यहाँ पर, तो CSIR जो है वो यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं एरोस्पेस लेबोरेटरी के साथ में यहाँ पर, ताकि अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट कर सके और अपने ही देश में काम कर सके। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यहाँ पर इसको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, तो एक अच्छा तरीका है यहाँ पर, जिसके चलते आप लोग समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर मेट्रो का उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा, और फिर उसको एंजॉय भी किया गया कहां पर, पुणे के अंदर में। तो यहाँ पर ये काफी अच्छा है कि देश के अंदर में कहीं ना कहीं अगर आज के डेट में हम लोग यहाँ पर चीजों को इस तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर काफी फायदा आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, और इन्वायरमेंट पर भी काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर एक पर्टिकुलर ये काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, दूसरे की लड़ाई का फायदा तुम लोगों को उठा लेना चाहिए। तो यहाँ पर रिकॉनेसेंस का मतलब होता है एक बेसिकली सैनिक प्रशिक्षण। ठीक है, तो रिकॉनेसेंस सैटेलाइट यहाँ पर जो है इनके द्वारा सेट कर दिया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। नॉर्थ कोरिया लड़ रहा है यूएसए किसी और के साथ में, नॉर्थ कोरिया अपने मजे ले रहा है, डेटा ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, या फिर एक तरीके से कंट्रोल सिस्टम, ये कई सारी मिसाइल वगैरह भी क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर ये अच्छे लेवल पर चल रहा है। तो रिकॉनेसेंस के बारे में आप लोग याद रखिएगा, सैनिक प्रशिक्षण नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर बेसिकली मजे ले रहा है, जिंदगी के लड़का अपना अच्छे से एंजॉय कर रहा है। ठीक है, तो कुछ बातें हैं। बाकी यहाँ पर ये सुडोकू है जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है, इसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इसका एक अच्छा आंसर दोगे, इससे आप लोगों की माइंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और कई सारी चीजें आप लोग को जानने की सीखने के लिए मिलती है, तो उससे आप लोग काफी फायदा भी देखने को मिलता है। ठीक है, एक और छोटी सी एक न्यूज थी, एक मिनट, फ्रंट पेज पे थी आई थिंक। अच्छा, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, यूक्रेन के अंदर से इतने सारे बच्चे निकाल लिए गए, तो ये थी यहाँ पर। अभी आप लोगों को क्वेश्चन में आप लोगों से जो पूछे थे उन क्वेश्चन के आप लोग एक बार आंसर देखेगा। ठीक है, काफी अच्छे से आंसर दिए गए कई सारे बच्चों के द्वारा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले तो आप लोगों को ये बताता हूँ भाषा सर्टिफिकेट के बारे में। तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री का है, तो मैंने डिटेल में टॉपिक आप लोगों का कवर किया था। यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो भाषा सर्टिफिकेट ऐसा था कि अगर आप लोग 8 शेड्यूल के अंदर जो लैंग्वेज आती है 22 लैंग्वेज, अगर उसमें से आप लोग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप लोग जाकर उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। उसके लिए मोबाइल ऐप भी वगैरह लॉन्च किए गए। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और माई गोव जो है पोर्टल, ये मिलकर काम कर रहे हैं आपस में। ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा टेस्ट लेने के बाद में, यहाँ आप लोग इस भाषा को सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर कौन है ये आप लोग बताइए, बताया था अभी मैंने आप लोगों को। आगे बात करें गोबर स्कीम के बारे में बात की जा रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। एक पूरी स्कीम है आप लोगों के लिए यहाँ पर, जिसको बोलते हैं गोबर। गोबर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए पहले तो। इसको बोलते हैं बेसिकली गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, यानी कि गोबर्धन स्कीम। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। वो कैसे समझते हैं, ये सबसे पहले तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन, जिसको आज के डेट में आप लोग क्या बोलते हैं, जल शक्ति मंत्रालय जिसको बोलते हैं, उसके अंडर में आप लोग को देखने को मिलेगी। ये जो स्कीम है सबसे पहले यहाँ पर बेसिकली कहां पर ये इंप्लीमेंट की गई, किसके द्वारा, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। ठीक है, तो लॉन्च की गई स्वच्छ मिशन भारत के तहत, ग्रामीण के तहत। और यहाँ पर बायोगैस, इसी के साथ में यहाँ पर कंपोजिट बायो सीएनजी के बारे में बात की गई, कैसे इंप्लीमेंट करना है ताकि लोगों को यहाँ पर जॉब भी मिले और उनका बेसिकली साफ सुथरा भी माहौल रहे। यानी कि हेल्थ के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं और एक तरीके से लोगों की वेल्थ के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। तो हेल्थ और वेल्थ का एक सही कॉम्बिनेशन अगर किसी ने दिखाया है तो इस स्कीम ने यहाँ पर दिखाया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, वो भी किसानों पर काफी ज्यादा फोकस करके। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है जो कि याद रखेगा। बाकी और कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो डेडिकेशन जो कि यहाँ पर इनके द्वारा अपना नाम लिखा गया, काफी अच्छे से इनके द्वारा आंसर दिए गए, वो तो मैंने कल आप लोगों को बता ही देते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी पहली, दूसरी 1986 में और तीसरी 2020 में। अगर कोई दिक्कत है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सर्च कर लेना, पॉलिटी में कोई दिक्कत है सर्च कर लेना बाय वीर लिख के आगे, तो सारे आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे। प्रोवाइड कराना राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में, इसी के साथ में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, जिसके चलते यहाँ पर ये सारी चीजें ऐड की गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में तो यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया। इसी के साथ में रामसर साइट के बारे में आप लोगों को बताया दिया। और लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ व्हीट जो इजिप्ट और तुर्की, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए कुछ थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर भी कुछ इंप्रूवमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द है जिसका नाम है यहाँ पर इनवायलेबल। ठीक है, तो होता है पवित्र एक तरीके से, या फिर कई बार सुना होगा कि एक ऐसी चीज जिसको आइडियल के तरीके से देखा जाता है, जो नेवर टू बी ब्रोकन। ठीक है, तो ये है इसके बारे में जो याद रखते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर ब्रेंट का मतलब हो गया चोट। ठीक है, तो वर्स्ट कंडीशन में पहुंचा देना, इंपैक्ट डालना किसी चीज को इस तरीके से। असर्शन होता है बल देकर कहना किसी चीज को, स्टेटमेंट को अच्छा ऐसे ही करना है। ठीक है, एम्प्यूटेशन का मतलब है एक तरीके से यहाँ पर इल्जाम। ठीक है, क्लेम करना है फिर किसी चीज को एक तरीके से। इसी के साथ में एलिजिबली का मतलब होता है कथित तौर पर, कि हाँ ऐसा किया गया कथित तौर पर।
तो ये 5 शब्द हैं जो कि आप लोग अपनी डिक्शनरी के अंदर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ नया आप लोगों को सिखाकर यहाँ पर ये जाएंगे, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो आज का डिस्कशन टोटल आप लोगों के सामने, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, फीडबैक देकर जरूर जाइएगा, ठीक है। और मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।